Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. अब देखो 31/12/1947 तक की जो डेट थी, ठीक है, यहाँ तक युद्ध चलता रहा और इसी तारीख को ये कह सकते हैं जो नेहरू थे वो पहुँचे यूएन में। ये गए यूएन में इस मुद्दे को लेकर के। नेहरू खुद गए थे, ये बात समझ लो, पहले कोई और नहीं गया। नेहरू खुद पाकिस्तान वाले मुद्दे को लेकर यूएन में गए थे और नेहरू को पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं यूएन भारत के पक्ष में फैसला लेगा, ये नेहरू को उम्मीद थी। अब ये समझो कि जो यूएन में जाते हैं, यूएन में जाने के दो टाइप होते हैं या दो अधिकार होते हैं यूएन में जाने के। हाँ, क्यों लगा था कि वो हमारे फेवर में होगा? देखो, जब इंसान सही रास्ता अपनाता है, सही रास्ता चुनता है, डेमोक्रेटिक होता है, अपनी सेना पहले किसने भेजी? पाकिस्तान ने भेजी। जिन्ना मान लो या पाकिस्तान मान लो, बात एक ही है, उन्होंने भेजी। और कत्ले आम उन्होंने किया। जब जो ये है क्या नाम है, लड़ाई झगड़ा जो किया जिन्ना ने किया, जिन्ना ने ही अपने कमांडर इन चीफ को बोला कि जाओ अटैक कर दो, वॉर कर दो, सब कुछ उन्होंने किया। हमने जो किया वो डिफेंस में किया और हरि सिंह की हेल्प करने के लिए किया। हमने तो हेल्प की, पहले हेल्प, बाद में बोलते असैसिनेशन हो गया, यानी कि विलय हो गया और भारत का हिस्सा बन गया। और तो भारत अपने आप को तो प्रोटेक्ट करने का अधिकार रखता है साहब, तो शब्दों में, ठीक है। तो हमने तो कोई गलती की नहीं। और उसके बाद भी अभी मैंने बताया 2 नवंबर को नेहरू ने क्या बोल दिया कि जनमत संग्रह करवाएंगे ही करवाएंगे, प्लेमेसाइट होगा ही होगा, उसके बाद ही मानेंगे। तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक पर्सन है, यूएन जो है, वो इस बात को समझेगी कि हम चाहते हैं कि शांति से भी मामला हो जाए, ठीक है। और वो इसलिए खुद से गए यूएन में। और यूएन में जो उन्होंने कंप्लेंट की वो की चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग। चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग यूएन में कंप्लेंट की। बता रहा हूं, देखो, जो यूएन का जो रूल एंड रेगुलेशन जो बने हैं, ठीक है, उन रूल रेगुलेशन के एक एक चैप्टर बने हैं। जैसे कहीं पे आर्टिकल कह लेते हैं, कहीं पे पॉइंट नंबर कह लो, कहीं पे सेक्शन कह लो, वहीं पे जैसे पार्ट होते हैं, तो वहीं पे एक चैप्टर है। तो चैप्टर 6 है एक, 7 है एक। चैप्टर 6 कहता है कि अगर आप कोई मुद्दा हमारे पास लेकर के आओगे, ठीक है, जो भी देश से जुड़े मामले हैं उनसे कोई मुद्दा अगर हमारे पास आएगा और हम उस पर जजमेंट देंगे, अपना फैसला सुनाएंगे, तो वो किसी भी देश पे बाध्यकारी यानी बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है, कि भाई हाँ इंप्लीमेंट करने ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप चैप्टर 7 के तहत आओगे और तब हमने कोई जजमेंट दिया, तब वो दोनों देशों को मानना ही पड़ेगा। क्लियर हुई बात? और देखो, कोई भी देश हो वो डरेगा तो है ही स्टार्टिंग में जाने में कि गलती हम 7 के तहत चले गए और अनाउंसमेंट कर ही चुके थे नेहरू जी कि हम प्लेमेसाइट कराएंगे। और अगर ये हो जाता कि चैप्टर 7 के तहत जाने पर और गलत है दे दो भारत को कि हाँ भाई तुम्हारे पास जमीन ज्यादा है, ये वो, पाकिस्तान को दे दो कश्मीर, तो फिर वो मानना पड़ता, ठीक है। दिखाना ये था कि हाँ देखो सही कौन है गलत कौन है, उसके बाद फैसला तो भारत और पाकिस्तान ही लेंगे, ठीक है। इसलिए चैप्टर 6 के तहत ये गए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब हम सही थे और यूएन ने बोल दिया तो आप चैप्टर 7 के तहत क्यों नहीं गए। ये वही लोग हैं जो अगर 7 के तहत चले जाते और कुछ गलती हो जाती तो फिर भी नहीं छोड़ते। अच्छा 6 के तहत नहीं आता था, ज़्यादा होशियार बन गया था, तो ये सब पता था, दिमाग खराब है तेरा, तू ही था यूएन वाला, तो ये सारी बातें ये बोलते। तो इस बात को लेकर के भी क्रिटिसिज्म थोड़ा सा हुआ। अब यूएन में जो इंग्लैंड और यूएसए है, इंग्लैंड और यूएसए दोनों के दोनों अपोजिशन में आ गए भारत के। इन्होंने कहा नहीं भारत तुम्हें ठीक नहीं किया, ठीक है, ये बात सही नहीं है, ये सब बातें हुई, इनके खिलाफ इन्होंने स्टैंड लिया। ये बोले ठीक है देख लेंगे। लेकिन यहां पर एक खास बात क्या हुई, जो जिन्ना थे, क्योंकि जिन्ना खुद ही मान चुके थे कि भाई मैंने ये काम किया है, मैंने सेना भेजी है, जिन्ना मान चुके थे। तो इस बात को लेते हुए 21 अप्रैल 1948 की ये बात है, 21 अप्रैल 1948 को एक यूएन का रेजोल्यूशन आया जम्मू एंड कश्मीर वाले मुद्दे पे, ठीक है, जो यूएन रेजोल्यूशन है वो आया। अब ये यूएन रेजोल्यूशन क्या है?
यूएन रेजोल्यूशन अपने आप में 3 पार्ट है उसके। अब मैं समझाने जा रहा हूँ यूएन रेजोल्यूशन है क्या, ठीक है। तो ये अगर लिखना चाहो तो लिख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 6 है, कभी ये पूछ सकते हैं आपसे। और यूएन रेजोल्यूशन कब आया, कभी ये इंटरव्यू में पूछ ले आपसे, तो ऐसा भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और यूएन रेजोल्यूशन वो चीज़ है जिसके तहत दोनों देशों को अपनी सहमति दर्ज करवानी थी। रेजोल्यूशन आया है, ठीक है, लेकिन सहमति दर्ज करवाएंगे रेजोल्यूशन को पढ़ के कि हाँ आपने जो हमारे लिए रेजोल्यूशन निकाला है वो हम सहमति करते हैं कि सही है या गलत है। अब मैं बता रहा हूँ रेजोल्यूशन में लिखा क्या था, जो मामला कुछ सरफा से लगा कि हाँ अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों चीजें हुई, ठीक है। क्लियर कर दो बोर्ड। यूएन रेजोल्यूशन का जो एक क्लोज है इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं सीज फायर ऑर्डर। आपने देखा होगा कि आप इल्जाम बहुत लगते रहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, सीज फायर हुआ, ये बहुत चलती रहती है न्यूज़ में, हर दूसरे दिन चलती है। तो सीज फायर का एक ऑर्डर की बात हुई इसमें, ठीक है। सीज फायर का ऑर्डर, सीज फायर ऑर्डर का मतलब होता है, इसे बोलते हैं आप संघर्ष की समाप्ति का आदेश हो जाता है। जिस दिन सीज फायर का ऑर्डर हुआ उस दिन दोनों देशों की कंडीशन जहां पे थी वो वहीं रुक गई। मान लो मैं यहां खड़ा हूं तो मेरी सीमा यहां है, तुम वहां खड़े हो, तुम्हारी सीमा वहां है, वहीं रुक जाओगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते आगे, ना तुम बढ़ोगे ना हम बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर सीज फायर का ऑर्डर हो गया, वो बंदा घुस गया, दुम से बंदूक मार दिया और वापस आ गया, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, वहीं रुकना है। यानी कि दोनों देश जहां पे युद्ध रोकेंगे वहीं पे कंसिडर कर लेंगे हम एलओसी। समझ में आया, लाइन आउट ऑफ कंट्रोल, एलओसी यहीं से कंसिडर की जाएगी आपकी, जिस समय पे यहां पे है, ठीक है, सीज फायर पे, ठीक है। तत्कालिक रूप से या टेम्परेरी रूप से या फिर एट प्रेजेंट रूप से सीमा वही हो गई कि भाई भारत की सीमा यहां से कंसिडर की जाएगी। तो ये मान के चलो कि ये जो सीमा कंसिडर की गई आपकी, ये जो ऑर्डर हुआ था, ये सारी बात हुई थी 31/12/1948, इसकी डेट थी 31/12/1948 की, और एलओसी फिर हो गई आपकी कब, 1/1/1949, ये हुई आपकी एलओसी की डेट, कि ये एलओसी इस डेट को बन गई, यानी कि यहां पर युद्ध रुक गया पूरा। दूसरा जो इसका हिस्सा है, यूएन रेजोल्यूशन ने एक रेट किया है, ठीक है, दोनों देशों के लिए कि सीज फायर, अब ना तुम फायर करोगे ना तुम फायर करोगे, और जहां पर आपकी पोजीशन अभी है आप वहीं रुक जाओगे, वहीं से आपकी सीमा रेखा खिंच जाएगी कि यहीं ये सही पाकिस्तान के पास है, ये हिस्सा तुम्हारे पास है। बाद में डिसाइड किया जाएगा कौन सा हिस्सा किसका वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, समझ गए। इसके बाद में क्या तो बोलते हैं ट्रूस एग्रीमेंट, दूसरा हिस्सा। जो ट्रूस एग्रीमेंट वाला हिस्सा है, इसका मतलब ये मान के चलो ऐसे बोलते हैं युद्ध विराम या समझौता, युद्ध विराम होना या समझौता होना, ठीक है। इस एग्रीमेंट में ये बात हुई, ये समझौता कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया युद्ध विराम के लिए, और इस एग्रीमेंट में भी कुछ चीजें डाली गई। और समझौता क्यों किया, देखो, क्योंकि पाकिस्तान ने मान लिया था कि उसने अपनी सेना भेजी, सारी गलती उसकी साइड से थी, उसने जनसंहार किया, उसने ऑर्डर दिया कि वॉर करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी इस बात को आधार बनाते हुए कुछ ऑर्डर दिया, उन्होंने बोला कि जो सैनिक तुमने भेजे हैं, जो सैनिक तुमने भेजे और पाक ऑक्यूपाई जो कश्मीर हुआ है, क्योंकि एलओसी खिंच गई और कश्मीर में वो लोग हैं, तो पाक ऑक्यूपाई वाला हिस्सा मानेंगे क्यों कि वहां से अपनी सेना को तुरंत वापस लोगे, आप तुरंत वापस लोगे। एक तो ये ऑर्डर बोला इसमें कि सेना को आप वापस बुलाओ। दूसरी बात क्या कर दी इसके अंदर कि पाकिस्तान के जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, ठीक है, उस ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग आए थे अटैक करने के लिए, आप उनके तुरंत उनको उनके एरिया में वापस बुलाने की व्यवस्था करो कि ट्राइबल कम्युनिटी वहां पे क्या कर रही है, दंगा क्यों करवा रहे हो, आप उनको वापस बुलाओ। ये दूसरा स्टैंड था। और तीसरा स्टैंड ये बोला कि जब तक पाकिस्तान अपनी सेना को पूरी तरह बाहर नहीं ले जाता और पाकिस्तान में नहीं पहुंचा देता,
तब तक भारत की सेना पीछे नहीं हटेगी। समझ में आया इसका? आज हम कहते हैं कि कश्मीर पर हमारी सेना तैनात है, वो इसलिए तैनात है क्योंकि यूएन का ये क्लॉज था, इसके अंदर सेकंड जो क्लॉज था यूएन का रेजोल्यूशन था, उसके अंदर थर्ड पॉइंट जो लिखा वो साफ साफ लिखा। पहले में लिख दिया कि जो पाक की जो सेना है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसे वो वापस ले, रिटर्न करे। दूसरे में क्या लिख दिया, जो ट्राइब वाले हैं, ट्राइबल्स है, उन्हें वापस ले, ठीक है। और तीसरा जो उनको बोल दिया कि जब तक पाकिस्तान अपने सोल्जर्स को वापस नहीं लेगा और कश्मीर वाले हिस्सों को पूरा खाली नहीं कर देगा, तब तक जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी वहीं रहेगी, इंडियन आर्मी वहीं पे खड़ी रहेगी। ये बात साफ साफ इन्होंने कर दी यहाँ पर, इंडियन आर्मी कहीं नहीं जाएगी तब तक। ट्राइब है ये, मतलब वहाँ के जो लोग जो पीओके के अंदर हैं। हाँ अभी भी है, अभी हटा ही कहाँ है भाई, पीओके पाक ऑक्यूपाइड में है अभी, ठीक है। तो अभी तो पाकिस्तान के लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। अगर वो कल को खाली कर दें कि भाई हमने खाली कर दिया, तो फिर भारत को क्या दिक्कत है? भारत अपने सैनिकों को बुला लेगा कि भाई घर वापस आ जाओ, अब क्यों वहाँ पे खड़े हो आप, ठीक है, घर वापस आ जाओ अपने। और अपनी जो बॉर्डर है पूरा, जो हमारा पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है हमारा इंडिया वाला, वो सबकी बॉर्डर अपनी लाइन करके और अपने देश को एक अच्छा देश बनाने की कोशिश करेगा। जो अच्छा देश पहले से है, ठीक है, उसकी तरक्की लिएगा, आगे बढ़ेगा। समझ में आया हिस्सा? और एक इसमें थर्ड जो इसका हिस्सा है वो है अदर्स का। अदर्स का मतलब अन्य, कि कोई अन्य अगर चीज होगी तो इसमें हम बाद में इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये बात साफ साफ, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नेहरू जम्मू और लद्दाख के रूप में समझ रहे थे पूरी तरीके से कि भाई यहाँ के लोग हमारे फेवर में हैं, कश्मीर के लोग शेख अब्दुल्ला के वजह से हमारे फेवर में आ जाएंगे, तो अगर प्लेबिसाइड हुआ, जनमत संग्रह हुआ, तो हमारी जीत निश्चित है, ठीक है। ये बात नेहरू को पूरी तरह से लग रही थी। अब हल्का सा मैं आपको यहाँ से उठा कर लेके चल रहा हूँ हैदराबाद पे। अब इसको मुद्दे को और आगे समझने के लिए आपको हैदराबाद थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। क्लियर कर दिया वाला हिस्सा? अब जो बात करेंगे हम हैदराबाद में, तो हैदराबाद में एक संगठन था, इसका नाम है IMI, सॉरी MIM। मैं तो लिख में कुछ हो रहा हूँ, बोल कुछ हो रहा हूँ, तो MIM इसका नाम है। इसकी फुल फॉर्म ऐसे है कुछ, मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम। अच्छा लिख देता हूँ इसकी फुल फॉर्म। भाई लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख देता हूँ। मजलिस ए इत्तेहादुल और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, ठीक है। और ये संगठन आज भी है हमारे हैदराबाद में, आज भी चलता है। ये मुस्लिमीन ऐसा है इसका, मुस्लिम इन, और इसको बोलते हैं एक रेडिकल मुस्लिम संगठन है, एक रेडिकल मुस्लिम संगठन इसको मानते हैं, ठीक है। क्या होता है रेडिकल मुस्लिम? इसको आप ऐसे कर देखो, जो होता ना, मतलब ये उग्र किस्म के लोग थे, उग्रवादी किस्म के लोग। उग्रवादी का मतलब आतंकवादी नहीं होता है, उग्र का मतलब होता है जो शोर मचाए, हल्ला गुल्ला तो करे, ठीक है, लेकिन सारे मुद्दों को शांति से निपटाए। समझ रहे हो? बता रहा हूं, देखो मान लो आप लोग यहाँ बैठे हो, इधर एक हिस्सा है, इधर एक हिस्सा बैठा है, और इधर वाले लोग खूब चिल्लाए हैं कि हाय हाय सरकार, ये सरकार, वो सरकार, खूब चिल्लाए। आपने खूब अपना उग्र रूप दिखाया, खूब चिल्लाए, और आपकी बात सरकार ने मान ली, ठीक है। तो आपको बोलेंगे आप उग्रवादी किस्म के व्यक्ति हो, रेडिकल हो। लेकिन अगर इधर वाले लोग हैं, ये क्या बोले, खूब चिल्लाते एक के कंटाप पर धर दिया, ठीक है, किसी के पेट में चक्कू छोड़ दिया कि शोर में चिल्लाने की आवाज ना आए, कि चक्कू दे दिया किसी के पेट में, तो अब ये ग्रुप उग्रवादी नहीं, अब ये ग्रुप आतंकवादी बन गया, क्योंकि इन्होंने हिंसा कर दी। समझे? जो ग्रुप हिंसा कर देता है
वो आतंकवादी, जो हिंसा नहीं करता वो उग्रवादी। लेकिन हमारे देश में एक सिस्टम चल चुका है आजकल, कोई कुछ भी कह दे, ये उग्रवादी है, ये आतंकवादी है, डेफिनेशन किसी को पता नहीं, किसी को उग्रवादी बना रखा है, किसी को भी आतंकवादी बना रखा है। फिर एक्सट्रीमिस्ट कौन होता है? एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं गरम दल के लोग, जो ये बोलते हैं कि मान लो कि अगर आपको अपनी बात मनवानी है, ठीक है, बोले ऐसे तो मानेगा नहीं, तो ईंट लेंगे मारूं, ये करेगा काम। ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में कोई, अभी मान लो मैं जाऊं बाहर और मैं एक जग में पानी भर के ले आऊं ठंडा ठंडा बर्फ वाला, एकदम फ्रिज वाला ठंडा ठंडा, और मैं बोलूं लिखा 1000 रुपये से फेंकूं, मैं इतना बोलना है मेरा, ठीक है, तो मैं गरम दल का हो गया कि मेरा दिमाग गर्म है इस टाइम पर, या तो फेंकूं। अब पानी से कोई मर थोड़ी जाएगा, पानी तो गई चीज हो गई, तो मैं आपको डरा रहा हूं। हाथ नहीं होगे, छींटे मार लो तो कम हो जाएगा। ये बात सही है कि मैंने हाथ भिगोया, मैं कहा ले, ये ट्रेलर था वो, ट्रेलर में ले 500 रुपये, 1000 का 2000 पकड़ लेंगे, पानी ने फेंक दियो। सिंपल है, ये हो गया एक्सट्रीमिस्ट। और मॉडरेट क्या है, वो भाई 500 दे दे, चल अच्छा 400 चलेंगे, नहीं है देख ले यार, 150 जो आए हाथ में कुछ तो दे दे, बड़े प्यार से, कोई बात नहीं, हिंसा नहीं है। हाँ ठीक है। तो सबका अलग अलग रूप है, इस तरह चलते हैं। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये एक प्रकार से उग्रवादी संगठन मानेंगे, आतंकवादी नहीं। जो आपके वो देखा होगा ना आपने, एक एमपी ओवैसी, ओवैसी इसी पार्टी से हैं, ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी हाँ इसी पार्टी से है, ठीक है। और इस पार्टी ने, अब ये जो पार्टी उस दौरान में थी, ये पार्टी थी पाकिस्तान के पक्ष में। उस दौरान ये पार्टी किसके पक्ष में थी, पाकिस्तान के पक्ष में, कि भैया ठीक है हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। यही पार्टी कह रही थी कि जाओ पाकिस्तान के साथ में ये कर लो वो कर लो, और या फिर या तो ये दो ही बात करती है, तो हम आज़ाद रहेंगे या पाकिस्तान के पक्ष में जाएंगे हम। और इस पार्टी से एक और संगठन निकला, जो बोलते हैं रजाक या फिर रजाकार, ऐसा बोलते हैं। इस पार्टी का एक संगठन निकला, रजाकार। रजाकार जो शब्द बना है वो रजा से बना, रजा का मतलब होता है रजामंदी, यानी कि मर्जी, हमारी मर्जी है इसमें, ठीक है। और इसमें तकरीबन 1 से 2 लाख लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ये हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए, बाकी लोग चाहते थे कि ठीक है हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में हिस्सा रहे, और हिंसक कार्रवाई में विश्वास करते, हिंसक होनी चाहिए कार्रवाई जो भी होनी चाहिए, ठीक है। अब वो समझ में आ रहा था आपको, याद है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, अभी जो मुद्दा लिया था हमने कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। अब धीरे धीरे वो मुद्दा नजदीक आ रहा था, इधर यूएन में, मतलब वो उसका बारामुल्ला वाला भी इससे चल रहा था, ठीक है। तो बारामुल्ला वाला जो हाल था, बारामुल्ला वाला हाल देख करके भारत के दिमाग में आया कि भाई क्या पता ये हैदराबाद भी ऐसा कर दे, जैसे अपने पक्ष में ले लेते हैं, ठीक है, अपने उसमें पैर डाल लो। क्या तो बारामुल्ला पूछ रहे हो, बारामूला है, बारामूला है, मूला, बारामूला जो उरी है ना, उरी, अच्छा पता है, तो फिर पूछ क्यों रहे थे? नहीं आपने बोला ना बारामूला, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बारामूला है वो। एक मुल्ला तो अरे वैसे 12 मुल्ले का तेरे को मुल्ले का करने भाई 12, ठीक है। हाँ क्या अप्रोच लिए लड़के ने कि 12 मुल्ला खड़े करो लाइन में, हाइट वाइट नाप लियो है, बताओ सर, हंसी मत नहीं ऐसा नहीं होता, जगह का नाम है बारामूला। दिल्ली में जाओगे ना, दिल्ली में फ्लाईओवर है इसके नाम से, बारामूला है वो। अब वो बारापुल्ला है, क्योंकि ऊपर पुल निकल जाता है, तो बारापुल्ला कर रखा है उसका नाम, ठीक है। लोगों को कहना है कि वो बारामूला के ऊपर ही वो बारापुल्ला बनाया गया, उसी मतलब कुल्ला तो मानते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। हाँ रोड भी है क्या, हाँ 12 खंबा रोड भी है, 4 खंबा रोड भी है, 4 खंबा रोड भी है, तो है 4 मीनार भी है, 4 मीनार भी है, ठीक है, सिंगल मीनार भी है एक, ठीक है, मीनारे बहुत है, आईफिल टावर भी है, मीनारे बहुत है, ठीक है। तो इसके बाद का जो दिन था, अब जो ये थे कश्मीर वाला हालत देख करके
ये क्या नाम था उनका, पटेल साहब को लगा भी मामला कश्मीर जैसा यहाँ हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। तो 13/9/1948 को 13 सितंबर 1948 को नेहरू को बिना कुछ बताए, बिना परमिशन दिए पटेल साहब ने सेना भेज दी, जाओ हैदराबाद जाओ, बहुत हो गया हैदराबाद वालों का, बहुत सुन ली इनकी, अब जाओ। उनको बोला जितनी जल्दी मामला निपट सके निपटाओ। पटेल साहब तो कहते एक 2 दिन में खत्म करो, ठीक है। और वो सेना के जो सेना भेजी उसके जो हेड थे वो चौधरी साहब थे कुछ, तो उन चौधरी साहब को भेज दिया। 5 दिन लगे और 5 दिन में सेना ने घुटने हैदराबाद के ने टेक दिए कि हमें माफ़ करो, हमने गलती कर दी, ठीक है। और इस बात को लेकर के नेहरू बोले क्या क्या कर दिया तुमने? बोले कुछ नहीं, तुम आराम से बैठ कर अपना काम करो, मैं ये देख लूंगा, ये मैं हूं, मैं देख रहा हूं, ठीक है। उधर हैदराबाद के नवाब पहुंच गए यूएन में कि भाई एक बात बताओ, जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था हमारे साथ 1 साल वाला, तो इन्होंने क्यों किया? पहले क्यों घुसे सेना लेकर के? और साफ साफ बोलो कि हमारे देश पे उन्होंने अटैक कर दिया भारत ने, ठीक है। अब पटेल थे, ठीक है। उधर यूएन ने जहां भी अटैक क्यों किया? बोला कहा क्या अटैक कुछ नहीं किया, तो पुलिस गई थी, छोटी मोटी पुलिस थी, 4 डंडे मार करके ऐसी बात से पता, कोई अटैक नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, गाय ढूंढने गई। हाँ, वो तो पुलिस गई थी, 2-4 लोग थे, उन्हें हाँक दिया और काम हो गया, आप टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे, अब भारत है ये, अब ये भारत हम संभाल लेंगे, ठीक है। और पटेल ने ऐसे मामला से निपटा दिया। नेहरू होते तो जाते, डॉक्यूमेंट लो, ये लो, हाँ साहब जी बोलो क्या हुआ था, ये हुआ था, वो ऐसे बताते। पटेल में ठीक है, चलता है। पटेल साहब की बात में दम था। तो 18/9 की डेट हो गई, 5 दिन बाद में 18/9/1948 18/9/1948 को जो हैदराबाद के सेना के प्रमुख थे वो यूरोपियन थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो रखा गया था, इस ऑपरेशन का नाम। तो ऑपरेशन पोलो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। और जो रजाक मामला, अब नेहरू भी थे, नेहरू को भी तो कुछ काम करना था इस मामले में कि ये जब हो गया तो अब हो ही गया, इसमें स्टैंड बैक कैसे कर लें, ठीक है। और पटेल साहब को बोले कि सर कुछ बता दिया करो करने से पहले, लेकिन 14 साल बड़े थे तो डांट पड़ने का वो भी जाता था कि डांट ना दे। हाँ नहीं, कर तो पटेल जी जब थे वो कर तो अपने मन के लिए थे, लेकिन देखो प्रधानमंत्री, उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि लोग कहाँ कुछ खेल गए कर गए ये भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे हमारे एक देखो वो सिस्टम बनता है ना कि प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसे सब कुछ पता हो, या फिर प्रधानमंत्री बड़ा धाक वाला हो। जब कभी एक बार बात हो रही थी कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना जाएगा, आएगा इंदिरा गांधी वाला भी चैप्टर इसमें आएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका भी, इंदिरा गांधी का भी। तो जो ये थे क्या नाम है आपके बंधु, सबने बोला, देसाई साहब ने बोला ये तो बेचारी गूंगी गुड़िया, इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया बोलते थे कि ये क्या कर लेगी, इसको क्या पता है। लेकिन देखो जब उसने राजनीति खिलाई तो एक उधर जाके गिरा, एक उधर जाके गिरा, कहीं फेंक दिया उन्होंने निकाल के सबको कि ऐसी की तैसी तुम्हारी आ जाओ, मैं भी देखूं कौन मेरे सामने टिकेगा। सरकारें बदल दी उन्होंने, सरकारें गिराई, देश के देश तोड़ दिए उन्होंने, ठीक है। और इसी को सोच के ही 2004 में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो बोले कि भैया राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन कहते राहुल गांधी बच्चे हैं, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट कर दिया था कोई नहीं, बोन बेटा तो ऑफिस में बैठ कर पी सकते हैं, क्या दिक्कत है चल रहा था मामला कि बना तो दो, और क्या पता है। हाँ महबूबा मुफ्ती, ओहो अभी शेख हसीना भी लाएंगे हम, टेंशन मत ले तू, शेख हसीना भी आएगी, ठीक है, तू मत डर, सब आएंगे। अभी मुद्दा अभी जा कहाँ रहा है, अभी तो मुद्दा चलेगा। यूसीसी था ना, मुझे लगा कि ये शायद मुद्दा 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सकता, 5-6 घंटे का है, चलेगा, ठीक है। और ये बात हुई तो जो नेहरू थे, अब नेहरू के सामने बात आई तो नेहरू ने क्या किया, रजाक वाले ये मामले को निपटाने के लिए एक आयोग बना दिया। उस आयोग का नाम था सुंदरलाल आयोग, कि सुंदरलाल आयोग बना कि हाँ भी आपको सेफ्टी करेंगे, देखला कर लेंगे आपकी। सुंदरलाल आयोग जो था उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें बोल दिया उन्होंने कि तकरीबन 20 से 40 हजार लोग जो है इस जंग में मारे गए, ऐसा बोल दिया। लेकिन जो पत्रकार थे, रिपोर्टर थे, उनको कह रहा था ना ये गलत बता रहे, तकरीबन 2 लाख लोग मरे। अब जो भी मरे या निपटे जो भी हुआ, लेकिन कुल मिला के बात ये है, तो सारे मर गए थे, 1-2 लाख तो थे ही। ना ऐसी बात नहीं है, हैदराबाद बहुत बड़ी बात थी।
नहीं, जो फेवर में तो यही लोग थे ना, मिडिल क्लास ग्रुप था, रजाकार वाला, वो तो 1-2 लाख का ही था। नहीं वो था, लेकिन ऐसी बात हुई, अब अकेले ये थोड़ी, ये वाले भी तो शामिल थे इसमें, और जो इन ग्रुप में शामिल नहीं हुए वो भी लड़ रहे थे, बस लड़ेंगे सभी। और सेना का ग्रुप से क्या मतलब है, सेना अलग लड़ रही है, यूरोपियन जो सेना है वो तो अलग लड़ रही है इनसे, ठीक है। तो अब इन सबको देखते हुए फिर वापस आया कश्मीर पे कि कश्मीर को खाली करवाते हैं, और कश्मीर को खाली करवाने की पूरी तैयारी हमारी इंडियन आर्मी कर चुकी थी। इंडियन आर्मी ने बोला कि जब हैदराबाद निपटा लिया तो नेहरू को बोला कि सर 2 महीने और दे दो, रुक जाओ, पूरी खाली करवा लेते हैं, कहो तो पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा ले लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, बस दे दो टाइम। नेहरू बोले ना ना ना, रहने दो, मामला बातचीत सुलटा लेंगे, ठीक है। नेहरू सभ्य शांत किस्म के आदमी है। पटेल कह रहे हैं देख ले नेहरू, भेज दे 1 गाजर और सही या 2 खिला देंगे, लेकिन कर ले। वो नहीं मान रहे हैं, कह रहे नेहरू ठीक है यार, जो हो जाएगा हो जाएगा। और ये बात हुई कि जो कश्मीर के लोग हैं, आज कश्मीर का 2/3 भाग जो है वो हमारे पास हो गया, और 1/3 भाग पाकिस्तान के पास, जिसे पाक ऑक्यूपाई कश्मीर बोला जाता है। इन सब में ये बात हुई। अब बात आती है इसमें उठाकर शेख अब्दुल्ला की वापस से। अब शेख अब्दुल्ला का कैरेक्टर वापस आता है इसमें, और शेख अब्दुल्ला को जो पकड़ रखा था, ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं। चलिए यहाँ पे भी चाहते तो ले सकते थे कश्मीर पूरा है, यहाँ पे लेना चाहते तो ले सकते थे कश्मीर। देखो चाहने को तो कुछ भी कर सकते थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अंडमान निकोबार है, ठीक है, और अंडमान निकोबार को लेकर के जो ब्रिटिश थे वो बोले ना अंडमान निकोबार बड़ा सुंदर आइलैंड है, सो हम अपने पास रखेंगे। पटेल बोले अच्छा, यहाँ तो हमारे बहुत सारे सैनिकों की याद बसी है, उनको जेल में रखा आपने, इसे क्या दे देंगे। अंडमान निकोबार पर तो लिटरली जाके कब्जा करवाया पटेल ने, जाओ पे लो। और गांधी जी बोल रहे थे उस टाइम कि क्या जरूरत है पटेल, क्यों लगे पड़े हो, बोले तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे चक्कर में तो पता नहीं क्या क्या हाथ से निकल जाएगा। उनको चुप किया, दबाया कि नहीं तुम जाओ कब्जा करो। अंडमान निकोबार में फुल फोर्स के साथ जाकर कब्जा किया। और इधर अंडमान निकोबार जब कब्जा हो गया कि अब अपने इसमें डाल लिए पाले में, ठीक है, तो उधर वो बोले माउंट बेटन कि यार तुम भी कब्जा कब्जा, बोले देखो कहीं करना पड़ता है। पटेल बोले जो मैं कर रहा हूँ तुम अपना काम करो बैठ के, ठीक है। और अब जिन्ना को तो लग रहा था कश्मीर तो गया, जूनागढ़ गया, तो जो दमन एंड दीव वाला हिस्सा है बोले यार इसे ले लूंगा। पटेल को भी आशंका हुई, पटेल बोले अच्छा बेटा। पटेल ने फटाफट नौसेना को बोला कि जाओ कब्जा करो, ठीक है। और हमारी नौसेना का थोड़ा पास पड़ रहा है, हम लोग जल्दी पहुंच गए, ये झंडा गाड़ दिया और दे दी गाजर, लो खा लो। वहाँ के ट्राइबल वाले लोग तो हैरान थे, ये क्या है, ये क्या गाड़ दिया इन्होंने, 3 रन की 3 लाइनें खिंचवाई हैं इसे अंदर। बोले मुबारक हो आज से आप भारत में हो। बोले पहले भारत क्या ही हो तो बता, हम भारत में, भारत क्या है, और हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, भारत है क्या ये, ठीक है। आज से आप आज़ाद हो, बोले आज़ादी क्या होती है। ट्राइबल्स को क्या मतलब कि आज़ादी क्या होती है, तो आज़ाद पहले ही है, वो तो किसी को तीर मारे भाला मारे वो तो आज़ाद है आदमी। अभी देखो आपने कुछ टाइम पहले वो अमेरिका वाला वो गया था, उसे मारे, वो तो आज़ाद है ना, वो तो हम भाला मार देंगे। और ट्राइबल लोग तो ये समझते हैं ना कि हमारा जो भाला है वो सर्वशक्तिमान है, इस पर्वत हिला देगा ये, ठीक है। और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आएंगे, देखेंगे, वो दिखाएंगे अपना भाला बाऊ, ठीक है। और वो अपने हेलीकॉप्टर नाव को वापस कर लेते, चलो आदिवासी हैं, उन लोग तो डर गया। मात्र 10 मिनट लगेंगे आर्मी को, 10 मिनट में पूरे एरिया को कब्जे में ले लेगी, ठीक है। क्या भाला और क्या चाला, कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, उनकी वो चल रही है। कई साल लग गए, ऐसा कहते हैं कई साल लग गए ये समझाने में कि भारत है क्या चीज। दमन एंड दीव को जाकर के तब समझ में आया कि भारत है क्या चीज, ठीक है। श्रीलंका पर नहीं करना कुछ, वहां सीता माता का प्रकोप था ना, इसलिए श्रीलंका पहले अलग हिस्से में दिखाई दे रहा था, तो उसमें क्या करना था, श्रीलंका पहले अलग था। मैप में नहीं दिखाते इंडिया के मैप में, श्रीलंका इंडिया के मैप में नहीं है। हाँ, उसकी जो एरिया है वो डेमोग्राफिकल जो एरिया, उसका ज्योग्राफिकल एरिया वो ऐसा है कि वो दिखा, नीचे देखो हिस्सा कटा नहीं हुआ है। लेकिन अगर भारत का हिस्सा पूरा दिखाना है, देखो इसको समझो ऐसे, अगर भारत का पूरा हिस्सा दिखाना है अंडमान निकोबार तक का,
क्योंकि भाई यहाँ तक लोगे ना आप इसको, अगर हम यहाँ तक भारत लें तो देख लो लाइन खींच के अंडमान निकोबार ही गायब हो जाएगा आपका। तो अगर ये वाला हिस्सा लोगे तो श्रीलंका का इतना हिस्सा दिखाई देगा ही देगा। तो इसलिए लगता है कि भारत में दिखाई देता है, वो है नहीं। हमारा बच्चा उठा कर फेंक देगा इनकी तरह, निकल यहाँ से तो खाली जाएगा हमारा मोहल्ला, वो दिखाई देने की जरूरत नहीं है। सर श्रीलंका कह रहे हैं कि हमारा पार्ट शो कर लो तुम अपने मैप में, फिर ऐसे कुछ कोई नहीं कह सकता। पाकिस्तान का अगर मैप देखा हो ना तो पाकिस्तान ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पाक में जो कश्मीर वाला हिस्सा जो है, बल्कि ये ऐसे मान चलो, ये वाला हिस्सा नहीं वाला, ये ऐसे मान चलो, ये इतना हिस्सा ले रखा है पाकिस्तान ने हमारा इस तरीके से। तो ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान अपने मैप में दिखाता है, हम लोग इसे अपने मैप में दिखा, दोनों दिखा रहे हैं अपने अपने मैप में। उधर चाइना कह रहा है साई चीन वाले एरिया को अपने में दिखा रहा है, हम अपने में दिखा रहे हैं। सब लगा हुआ है, फैसला किसी का नहीं हुआ आज तक, ठीक है, अभी दिखा लो। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हाँ डाल ले जम्मू कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड डालो अपने पाले में तो माने, कह रहे हैं वो भी करेंगे, रुक जा। अभी तो यूएन की बात चल रही है ना, यूएन का क्लोज मान जाए। सुबह सुबह खबर आई, खबर तो अभी देखो, अगर हम लोग रियल में ईमानदार होते, ठीक है, और अपने देश के डेवलपमेंट में हमने फोकस किया होता तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल था कि हम पाक ऑक्यूपाई को यूं छुड़ा लेते, ठीक है। लेकिन चाइना से बनते ही नहीं। क्या 18 से 21 साल हो गई शादी की, हो गई? आज के न्यूज़पेपर में हो गई। चलो मुबारक हो। नुकसान हो गया उसका तो। नुकसान हो गया उस लड़के का नुकसान हो गया। तो हुई भी उसकी शादी, वो तो धरने में बैठी है। हाँ हाय हाय मोदी हाय हाय। और उसका पति खुद मोदी समर्थक है, होने वाला पति, बताओ। सही है, विवाह टूट जाए। 3 साल रुकना पड़ेगा उधर, 3 साल। किस हो गई एज किसकी? लड़की की एज, शादी करने की लड़की की। यहाँ कितने जो 21 पार कर चुके हैं? अरे किसकी लड़की? अच्छा अभी आपकी 21 नहीं हुई पार? किसकी हूँ मैं अभी? अच्छा 21 की हो गई ना? अब हो ही जाऊंगी तो इसमें अगला ही होगा। ठीक है ठीक है, शादी तुम लोग कर सकते हो, उधर भी शादी हो सकती है, मुबारक हो। हाँ 55 की हो? अरे इन लोगों से बड़ी हूँ। अच्छा ये क्या रही हो, मुझे लगा 55, मैं तभी आ रहा हूँ कि ढक के रखो हैं, बुढ़ापा जल्दी। चलो हैं, घर वालों को करा नहीं है मेरे। चलो ठीक है। अब इसके बाद एक मीटिंग हुई, ये हुई 1949 में। और मीटिंग में क्या हुआ ये समझो। अब हुआ क्या, जो शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला को आज़ाद किया। और शेख अब्दुल्ला के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था ना, हरी सिंह का जो एसोसिएशन को जो एग्रीमेंट हुआ था, विलय पत्र जो साइन हुआ था, उसमें एक कंडीशन लिखी गई थी कि इमरजेंसी का जो समय होगा कश्मीर वाला, उसके अंदर जो शासन करेगा, जो राज्य संभालेगा, वो शेख अब्दुल्ला होगा संभालने वाला। और अब जो हालत थे कश्मीर के, वो इमरजेंसी वाले थे, एक तरह से सेनाएं खड़ी दोनों तरफ, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो शासन कौन संभालेगा? शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला संभाल रहे हैं यहाँ पे आकर शासन कि भैया कश्मीर संभालेंगे हम, ठीक है भाई कश्मीर संभालो। अब शेख अब्दुल्ला वहाँ के बन गए प्रधान। क्या होगा, कुछ कह रहे थे? भूख लग रही है उसको। भूख लग रही है, अभी 2 बजने वाले हैं, तो जल्दी पकड़ो फिर। हाँ तो 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद क्या कर लेंगे खाने वाने का प्रक्रिया। आप तो लेट आए तो कुछ खा पी के आए होंगे ना बाहर से, मैं तो ये लग रहा था। ओके ओके ओके, तो ठीक है, मतलब आँख वाँख सब कुछ। 2 बजे ओवर कर दोगे क्लास या ब्रेक दोगे? 2 बजे, 2 बजे तो नहीं, 2:15 तक ओवर कर देंगे, क्लास ओवर कर देंगे। हाँ आज जल्दी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। फिर पार्टी कर लेंगे मिल करके। पार्टी वार्टी कर दो, उसको भूख लग रही है। सर वो सर पढ़ा दो सर, जल्दी हो। हाँ तब तक पढ़ा लेना, तब जल्दी कर ले, खींच ले मामला। अब देखो अब मत करो, आराम से करो। ठीक है भाई, तेरे तो हम जल्दी कर भी नहीं सकते भाई, टेंशन मत ले। अब कुछ दिन बाद ऐसा हो गया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला संभाले, तो शेख अब्दुल्ला हाईलाइट होने लगे, सेंटर मारने लगे, हाँ भाई शेख अब्दुल्ला है, ये संभालते हैं ये वो। और जून में एक मीटिंग हुई, और जून में मीटिंग होने का मतलब हुआ, जून की मीटिंग का, कि इनको यहाँ बुलाया गया, मतलब कुछ लोग इसमें शामिल हुए इस मीटिंग में कि भाई कौन कौन संभालेगा मामले को। और इस मीटिंग में सबसे जो प्रमुख लोग थे उनमें एक का नाम था शेख अब्दुल्ला खुद, क्योंकि ये कश्मीर को संभाल रहे थे, एक नाम ये था। दूसरा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। और तीसरा नाम जो था वो थे नेहरू जी, कि जवाहरलाल नेहरू शामिल थे इस मीटिंग में। सर नाम क्या था इसमें? शेख अब्दुल्ला,
वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। और इसे बोलते हैं, ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग को बोलते हैं दिल्ली अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं दिल्ली अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दिल्ली समझौता या दिल्ली समझ, समझौता नहीं बोलूंगा मैं, दिल्ली समझ है ये। ठीक है, दिल्ली समझ है ये, कि दिल्ली की समझ में क्या चीज आई, या क्या दिल्ली समझाना चाह रही थी, ये हुआ। और इस दिल्ली की समझ से कुछ और नया हुआ। और नया क्या हुआ, यहां बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑलरेडी चल रही थी इंडिया में, क्योंकि अभी 1949 चल रहा है और यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही है जो संविधान बनाने का काम तेजी से कर रही थी। ठीक है, तो अब बात हुई कि कश्मीर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए और संविधान बनना चाहिए। कुछ लोगों ने इसका बड़ा जम के विरोध किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक ही देश में रहते हुए दो संविधान, दो झंडे की बात करो, जबकि ऐसा कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आप अमेरिका को ले लो, अगर एग्जाम्पल पे लेना चाहो तो अमेरिका में हर देश है, मतलब हर राज्य एक तरह से 50 के 50 राज्य है, 50 के 50 राज्यों का अपना अलग संविधान है, 50 के 50 राज्यों का अपना अलग झंडा है, और सब के सब अमेरिका का भी संविधान फॉलो करते हैं। और वहां पे साफ साफ ये बोला गया है कि आप जब चाहो अलग होकर एक अलग देश बन जाओ। ठीक है, और देखो हम ये बात करते हैं असैसिनेशन की, विलय पत्र की, हुआ तो वहां पे भी ये, तभी तो अमेरिका इतना बड़ा हुआ ना। अगर हम अमेरिका को देखें तो पहले अमेरिका का जो हिस्सा था सब हुआ करता था, ये जो हिस्सा मैं आप देखो लाइन खींच रहा हूं, ऐसा मान लो दक्षिण के कुछ राज्य थे साउथ के, इतना ये जो नीचे वाला हिस्सा ये बन गया वाला, ये अमेरिका था पहले, ये 13 कॉलोनी जो अमेरिका थी। अमेरिका ने बाकी हिस्सा तो बाद में लिया, और बाकी हिस्सा कैसे लिया होगा, क्या आ जाओ प्यार से या आ जाओ मार से। ठीक है, और जो वहां के राष्ट्रपति रहे, कुछ राष्ट्रपति बड़े खूंखार रहे, जिसमें वॉशिंगटन का नाम भी था, और ये आपके एक और थे ना जिनका नाम अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने साफ साफ बोल दिया था कि भैया मैं जो ब्लैकिश वो चल रहा था वहाँ पे भेदभाव चल रहा था, व्हाइट एंड ब्लैक वाला, इसको पूरी तरह खत्म कर दूंगा। इसके चक्कर में लड़ाई हुई, युद्ध हो गए। उन्होंने बोला जो 13 कॉलोनियाँ थी, राज्य थे, इन्होंने बोला हम खत्म नहीं होने देंगे दास प्रथा को या ये ब्लैक एंड व्हाइट वाले सिस्टम को। अब्राहम लिंकन बोले मैंने प्रॉमिस किया है मैं राष्ट्रपति बनते खत्म करूंगा, देखो रोक ले कोई। और इन्होंने बोला कि अगर आपने ये किया तो हम अमेरिका से अलग होकर खुद को नया देश बना लेंगे। मतलब बना के दिखाओ, जरा बना के दिखाओ। इन्होंने बोल दिया कि ठीक है करके दिखाओ आप। इन्होंने भी किया, और इन्होंने कहा कि हम अलग देश, अच्छा सेनाएं भेज दी कि मारो कूटो जो मर्जी करो, लेकिन यहीं रहना है, खूब पेला रख के। और सबसे ज़्यादा तो टेक्सास वाले तो आज भी क्या, टेक्सास के तो आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना हम तो अमेरिका में है नहीं जी, हम तो टेक्सास में है। वो तो आज भी भ्रम में जीते हैं। फिर ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट वहाँ के, और क्योंकि वहाँ के संविधान में ही लिखा हुआ है साफ साफ लाइन कि जब आपका मन करे आप अमेरिका से अलग हो सकते हो। जब संविधान में इतना क्लियर लिख दिया तो बोल चले गए सुप्रीम कोर्ट कि देखो संविधान में लिखा क्यों अलग नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, जो लिखा है उसको इंटरप्रिटेशन करना, उसको समझाना, उसको खोल के बताना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये लिखा तो है लेकिन इसका मतलब क्या, तो हम बताएंगे ना, आप थोड़ी बताओगे। मतलब उन्होंने बताया तो बोले बताओ जरा मतलब क्या है इसका। सुप्रीम कोर्ट बोला देखो मतलब ये है कि आप अलग हो सकते हो, लेकिन अलग तब हो सकते हो जब साथ रहने की संभावना ना बचे। अलग हो सकते हो लेकिन अलग तब हो सकते हो जब साथ रहने की संभावना ना बचे। वो बोले संभावना नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, पहले 10 साल रहो, ट्राई करो, अच्छे बच्चे बनो, कहते ना हाथ मिलाओ अच्छे बच्चे बनो। एक दिन हमारे टीचर ने, अगले दिन उन्होंने फिर फोड़ डाला, बोला अच्छा फिर लड़ गए, फिर हाथ मिलाओ। 150 साल से ही चल रहा है। वो कह रहे हम लोगों ने नहीं, हाथ मिलाओ, आपस में रहने की कोशिश करो, मिल के रहो, भाईचारा बढ़ाओ। और ना ये अलग हो पा रहे, ना सुप्रीम कोर्ट अलग होने दे रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम फैसला करेंगे कि तुम्हारी बन रही है कि नहीं बन रही है। साफ साफ दिख रहा तुम्हारी बन रही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साफ साफ दिख रहा तुम्हारी बन रही है, तुम अलग कैसे हो सकते हो। जब तुम्हें कोई ग्रांट ना मिले, कोई सर्विस ना मिले, तब तुम कहो। टैक्स बोलते हैं हमें ही नहीं मिल रहा, कौन कह रहा नहीं मिल रहा, अभी तो मिला, अभी दिलवाए थे, अभी ले लो, लेकिन अलग नहीं। ट्राई करो, ट्राई करो। मेरा तो ये मानना है कि अमेरिका के संविधान में ना शब्द लिख तो दिया है, लेकिन शायद उन्होंने भी अपना एक ग्रंथ बनाया होगा जिसमें संस्कार हो गया होगा कि आप अलग नहीं हो सकते। जैसे इंडिया में डिवोर्स नहीं होगा,
दिवस में कुछ नज़र से देखेंगे, हाय क्या लड़की है क्या लड़का है। वैसे अमेरिका में लग रहा है कि देश से अलग हो गया, तो ऐसे हाँ क्या बेकार राज्य था, अलग हो गया, अब इसको कौन अपनाएगा कुछ ऐसा हो रहा था उसमें, तो इन्होंने ये कांड वांड कर रखा है, ठीक है। वरना जब तुम्हें लिख दो अलग दे दो, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, ईगो वाले थे, अच्छा हम डेवलप कंट्री नंबर 1 हमें, तुम हमसे अलग हो जाओगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, ये भी तो ईगो है। सर एक होएगा फिर सारे उछलेंगे, सारे उछलेंगे, एक धागा खींचना चाहिए, चेन उधर जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। न्यूयॉर्क बोलेगा अच्छा इकोनॉमी मैं चलाऊं, मजे तुम लो, मैं भी अलग हो रहा हूँ, वो अपनी बिल्डिंग लेकर सारे अलग हो जाएगा, तो सबका अपना अपना है। बहरहाल चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ और मुद्दे रखे गए, 4 लोग यहाँ पर भी जोड़े गए। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब ये मान के चलो कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी पहले, उसमें कश्मीर के 4 लोगों को शामिल किया गया। अब ये समझो, पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी, उसमें कश्मीर के 4 लोगों को शामिल किया गया। ये 4 लोग कौन थे, उनका नाम समझो। एक तो वही थे शेख अब्दुल्ला, एक यही नाम है शेख अब्दुल्ला। एक थे मिर्जा अफजल बेग, मिर्जा अफजल बेग, मिर्जा अफजल बेग। और ये बड़े खास आदमी थे। मिर्जा अफजल बेग जो थे वो ये मान के चलो कि शेख अब्दुल्ला के लिए ऐसे थे जैसे आज मोदी के लिए अमित शाह है, इतने खास एकदम। मिर्जा अफजल बेग, ठीक है। और एक नाम था, इसका नाम था मसूदी बेग, BAIG बेग, एक नाम था मसूदी। मसूदी। और मसूदी के बाद में एक नाम था मोतीराम बागड़ा, मोतीराम बागड़ा, उसी बोलते हैं बागड़ा बिल्ला, तो मोतीराम बागड़ा। ये 4 आदमी शामिल किए गए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कश्मीर से, ठीक है। और यहीं पर इनके शामिल होने के बाद में हमारे संविधान में एक भाग है, भाग नंबर 21, ठीक है। और भाग नंबर 21 जो है, पार्ट जिसे हम बोलते हैं पार्ट नंबर 21, ये पार्ट नंबर 21 बनाया गया इन्हीं के लिए। ये पार्ट नंबर 21 डाल दो। और पार्ट नंबर 21 में जो, हाँ किस चीज के लिए पार्ट नंबर 21? कश्मीर के लिए। और पार्ट नंबर 21 में आर्टिकल जो रखे गए वो रखे गए 369 से लेकर के 392 तक, 369 से लेकर के 392 तक ये आर्टिकल्स हो गए इसमें। अब देख लो 370 इसके अंदर ही आ गया, अगले आर्टिकल 370 इसका, पहले में डेफिनेशन, तुरंत 370 से बात, ठीक। तो ये इसमें रखेगा। और इसका जो नाम रखा गया इस पार्ट का, वो नाम भी लिख लो, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन हिंदी में से बोलते हैं अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध। टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, हिंदी में बात है अस्थायी व संक्रमणकालीन उपबंध। उपबंध नहीं, जो हिंदी वाले हैं 2-3 उनको भी तो बताना जरूरी है ना, ठीक है। तो इसी भाग में आ गया आपका 370 यहां पर, 370 जम्मू कश्मीर को दे दिया कि ठीक है भैया, ठीक। और इसी को लेकर के देखो 370 इसको दिया। अब आगे जाकर के एक अमेंडमेंट इसी में किया गया, और ये था 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में किया, ठीक है। 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में किया। और इसमें क्या नया कर दिया, अभी देखो नेहरू जी है पीएम देश के, और उन्होंने अमेंडमेंट किया। और नेहरू जी ने क्या किया, एक और आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 371 का सब क्लोज ए, 371 का सब क्लोज ए, ये एक नया आर्टिकल बनाया। और ये जो नया आर्टिकल बनाया, ये किसके लिए बनाया, नागालैंड के लिए हैं। क्या आर्टिकल क्या था,
371 का सब क्लोज ए, 371 ए कह लो या फिर। और नागालैंड को इस आर्टिकल के तहत स्पेशल प्रोविजन के तहत अपना हिस्सा बनाया। ये ऐसा कहा गया है और किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है कि नागालैंड को भारत का हिस्सा बनाना इतना मुश्किल काम था, इतना जम्मू कश्मीर हैदराबाद कहते ये सब तो बचकाना चाहिए थी इस नागालैंड के सामने, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि नेहरू में वो हिम्मत थी, वो ताकत थी जो नागालैंड को अपना हिस्सा बना लिया। इनकी जगह अगर कोई और होता, आज भी होता इतना डेवलप होने के बाद भी इंडिया के, तो ये काम संभव नहीं हो पाता। सर ऐसा क्या किया? समझाऊंगा, बहुत बड़ा इतिहास है इसका भी, कभी मौका मिलेगा ही खैर समझाऊंगा। नागालैंड जी का जंजाल था, ना को चने चबा दिया नागालैंड ने भारत को, लेकिन फिर भी उस दौरान नेहरू ने ये काम करके दिखाया कि नागालैंड को भारत में मिला ही लिया किसी भी तरह, ठीक है। और बहुत सारी कंडीशन भी हुई, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन काम किया और हो गया, नागालैंड भारत का हिस्सा बना। और नागालैंड के भारत का हिस्सा बनने पर वहां पर समुदाय था नागा समुदाय, उन्होंने बोला कि हमें आप अपना हिस्सा बना रहे हो, हमें आप शामिल कर रहे हो, तो आप बात कर रहे हो कि टेम्पररी प्रोविजन की, क्योंकि उसमें लिखा साफ साफ कि टेम्पररी है, और वो क्या कहते हैं उसमें आपातकाल के लिए बात कर रहे हो, यानी कि आप ये ट्रांजिशनल प्रोविजन दे रहे हो, हमें स्पेशल कर दे रहे हो। तो इसी अमेंडमेंट में इस समझौते का नाम बदला गया, मतलब जो ये पार्ट बना ना, इस पार्ट का नाम भी इसी अमेंडमेंट में फिर बदला गया। नागालैंड में शामिल किया तो नाम बदला गया, और नाम लिख लो दोबारा, जो नया नाम बन गया वो हो गया इस पार्ट का नया नाम टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। और ये नया नाम नागा समुदाय के लिए ही बदला गया था इस पूरे पार्ट का। सोचो, एक समुदाय नागालैंड की कोई ज्यादा औकात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, ठीक है, और एक समुदाय के कहने पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ गया और पार्ट का पूरा नाम बदलना पड़ गया। तो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी नेहरू को उसे अपना हिस्सा बनाने में, जो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवा डाला भाई, मजाक थोड़ी था कोई, इतना जम्मू कश्मीर इसने नहीं करवाया, ठीक है। अब जो इसमें हिस्सा हम पढ़ेंगे आगे, आज की क्लास को मुझे लग रहा है क्या टाइम हुआ है, 2-4 हो गए हैं, थकान भी दिख रही है और भूख भी लग रही लग रहा है सबको, ठीक है। अब क्योंकि इसमें हिस्सा जो आने वाला है वो अब हिस्सा आएगा इसमें कि 370 के अंदर क्या क्या है, पहले वो पढ़ाऊंगा कि 370 के अंदर क्या क्या चीज है। 370 के 4 पार्ट है, ये समझ लो पहले, कि 370 1, 2, 3 ऐसा करके पढ़ेंगे। और 370 1 का जो है, 1 का जो पार्ट है कि मान लो कि 1 में ऐसा बनाया गया है पार्ट, 1 में A, B, C और D, ठीक है। तो 1 का A क्या कहता है, 1 का B क्या कहता है, C क्या कहता है, D क्या कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि अमित शाह ने D को रिपील कर दिया, वहां हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी अमित शाह ने क्या किया है वो बात की बात है, पहले समझना है इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल 370 में जो 1 है उसके अंदर स्टेट की जो डेफिनेशन दी गई, जो स्टेट है, कितने टाइप का स्टेट है आपका, स्टेट 4 प्रकार का, इसमें स्टेट A, स्टेट B, स्टेट C और स्टेट D आता है। स्टेट A के अंदर जो आर्टिकल है वो कौन सा आता है, उसके अंदर पार्ट 6 स्टेट A के लिए बनाया गया, पार्ट 7 जो बनाया गया स्टेट B के लिए बनाया गया, पार्ट 8 जो बनाया गया स्टेट C के लिए बनाया गया, पार्ट 9 जो बनाया गया वो स्टेट D के लिए बनाया गया, ठीक है। और इन सब की कैटेगरी स्टेट वाइज अलग अलग की गई, और फिर इन सब की कैटेगरी में करके इनको जो स्पेशल प्रोविजन थे वो छीने इनसे कैसे गए, और ये छीनने का काम भी खुद अकेले नेहरू ने किया, ठीक है। और जो छीनने का काम किया, जो उन्होंने गेम खेला, ये गेम ही ये साबित कर देता है कि नेहरू जी की कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि वो देश से कोई गद्दारी कर रहे हैं, बल्कि वो देश को पूरी तरह एक करना चाहते थे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग ये सभी कवर करेंगे। अभी बहुत बड़ा मुद्दा रह रहा है, टेंशन मत लो, बड़ा मजा आएगा आगे। यहाँ तक की कहानी समझ में आई 370 की। इसके बाद 370 कभी भी आप सुनोगे, या 35A जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं कि 35A आर्टिकल तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो भी समझाऊं क्यों नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है।